नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का माजिसा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, जहां अपन पढ़ रहे हैं लैब स्टूडेंट फिजिक्स के लिए एमसीक्यूज सीरीज चल रही है, जिसका आज लेक्चर नंबर 13वां है। कौन सा है आज? आज इसका लेक्चर नंबर 13 है। तो आज लेक्चर नंबर 13 में ये किससे संबंधित है? ये एसएसएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से संबंधित है पूरा। इसमें अपन एक्सेलरेशन से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, फिर इसमें जो ऊर्जा एनर्जी है उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। इसकी पीडीएफ भी आपको लास्ट में दी जाएगी, ठीक है? प्लीज बने रहिए साथ, और ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है? वही क्वेश्चन है, तो इनको अच्छे से फोकस कीजिए और इनकी प्रैक्टिस मेरे साथ साथ करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल आज 18 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन, सरल आवर्त गति करने वाले एक कण का किसी क्षण विस्थापन समीकरण y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी द्वारा निरूपित होता है। समय t इक्वल टू t/4 पर इस कण का त्वरण होगा। अब देखो, ये पूछ रहा है समय कब पूछ रहा है? समय पूछ रहा है t इक्वल टू t/4 पर पूछ रहा है कि इसका एक्सीलरेशन क्या होगा। t इक्वल टू t/4 पर इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? तो आप सभी को पता है t/4 स्थिति कहाँ आती है? अगर ये माध्य स्थिति है तो अगर यहाँ 0 से स्टार्ट करता है टाइम पीरियड, तो यहाँ पे आने में लगता है t/4 एक सीमांत स्थिति तक, फिर से वापस घूम के मध्य स्थिति पे आता है तो t/2, ठीक है? फिर उस साइड जाता है सीमांत स्थिति पे, तो यहाँ होता है 3t/4, 3t/4, और यहाँ वापस आता है तो t, यानी कि एक आवर्तकाल पूरा हो गया। मतलब ऐसे ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, ठीक है? तो यानी कि t/4 पर मतलब वो कहाँ होगा? सीमांत स्थिति पर होगा, यानी कि आयाम की स्थिति पे होगा। किसकी स्थिति पे होगा? आयाम की स्थिति। आयाम की स्थिति पे क्या होता है? अपना त्वरण क्या होता है? डी, यानी कि माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि माइनस ये आएगा क्योंकि हमेशा जो ये क्या होता है, आयाम, जो आयाम की दिशा, जो विस्थापन की दिशा और त्वरण की दिशा हमेशा एक दूसरे के विपरीत होती है, समझ गए? तो इसीलिए माइनस में आएगा, ये सी ऑप्शन नहीं होगा, डी होगा, ठीक है? लिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, 60 हर्ट्ज आवृत्ति के साथ सरल आवर्त गति करने वाले कण का आयाम 0.01 मीटर है। इस कण का अधिकतम त्वरण होगा। ये पूछ रहा है कि इस कण का अधिकतम त्वरण क्या होगा? ठीक है, अब देखो, अपने को पता है अधिकतम त्वरण का मान क्या होता है? मान होता है ए ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर, जहां पे ए क्या है? आयाम है। ए क्या है? आयाम, ठीक है? तो ए, और ओमेगा एक्चुअल में क्या होता है? ओमेगा अपने को हर्ट्ज में आवर्ती दी हुई है। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ होता है, 2 पाई एफ का स्क्वायर। अब देखो, ये क्या होगा? ए इंटू 4 पाई स्क्वायर और एफ स्क्वायर। अब सभी के मान रख दो। ए का मान कितना दिया हुआ है? 0.01, यानी कि मैं इसको 1/100 लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर, यानी कि 60 का स्क्वायर कितना हो गया? 3600। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, और 36 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 144 पाई स्क्वायर साथ में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? दूसरे का ए ऑप्शन। दूसरे का क्या सही हो जाएगा? दूसरे का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट पढ़ते हैं सवाल नंबर 3। ये पूछ रहा है 0.10 किग्रा का एक छोटा पिंड सरल आवर्त गति कर रहा है, जिसका आयाम 1.0 मीटर तथा आवर्तकाल 0.20 सेकेंड है। इस पिंड पर लगने वाले अधिकतम बल का मान ज्ञात करो। तो ये सवाल बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है भाई? बल क्या होता है? F इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो ये भी द्रव्यमान तो सेम रहता है हमेशा, वो तो बदलेगा नहीं। इसमें तो कोई होगा नहीं कि अधिकतम या न्यूनतम। तो अधिकतम या न्यूनतम कौन हो सकता है? ये हो सकता है एक्सीलरेशन, त्वरण। तो इसका ए का अधिकतम मान क्या होता है? एक्सीलरेशन का अधिकतम मान होता है ए ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर। बस रख दो एफ एम और ए ओमेगा स्क्वायर। अब यहां से आप देखोगे
तो एम, और चूंकि आपको क्या दिया हुआ है, आवर्तकाल दिया हुआ है, तो इसको ओमेगा को आपको आवर्तकाल की फॉर्म में लिखना है। किसकी फॉर्म में? आवर्तकाल की फॉर्म में। तो आवर्तकाल की फॉर्म में क्या होगा? 2 पाई अपॉन टी का स्क्वायर। अगर आवर्ती दी हुई होती तो 2 पाई एफ ऐसे करते। जब आप सभी मान रख के सॉल्व करोगे तो तीसरे का आएगा राइट आंसर ए। ये आपके आ जाएगा। ठीक है, ये तो पीछे तो कुछ रह नहीं गया लॉजिक, सिर्फ आपको करनी है कैलकुलेशन, वो तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भाई सरल आवत गति करती हुई एक वस्तु का अधिकतम त्वरण कितना दिया हुआ है? 24 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि अधिकतम त्वरण कितना दिया हुआ है? 24, यानी कि ए ओमेगा स्क्वायर ये होता है। और अधिकतम वेग कितना दिया हुआ है? 16, यानी कि अधिकतम वेग कितना होता है? ए ओमेगा कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है। तो सरल आवत गति का आयाम निकालो। आपको निकालना है आयाम। क्या करना है? आयाम का मान निकालना है। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करो, ओमेगा की वैल्यू वहां रख दो। तो ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हो? 16 बटा ए, 16 बटा ए। यहां से देखो 24 ए ओमेगा क्या हो जाएगा? 16 बटा ए का स्क्वायर। अब देखिए यहां से क्या होगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे, 24 ए, ये 16 इंटू 16 बटा ए स्क्वायर। एक ए से एक ए कैंसिल, रियल में ए कितना रहेगा? ए रहेगा अपने पास लास्ट में 16 इंटू 16 बटा 24। 16 इंटू 16 बटा 24। जब आप 8 से सॉल्व करोगे तो 8 से ये 2 बार और 8 से ये 3 बार। 16 इंटू 2 32 बटा 3। कौन सा आएगा फोर्थ का? ए। फोर्थ का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? ऐसी अप्रोच होनी चाहिए। आप तो ऐसे कोशिश करो कि जब भी मैं सॉल्व कर रहा हूं उससे पहले ही जैसे ही क्वेश्चन आए आप रोक के आप खुद सॉल्व कर लो, उसके बाद चेक करो कि आपने सही किया नहीं किया। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ बोल रहा है कि सरल आवत गति करते हुए कण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, पहला कह रहा है कि कण की संपूर्ण ऊर्जा सदैव नियत रहती है, तो भाई सही है। हमेशा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है, यानी कि कुल ऊर्जा नियत रहती है। एक बार ऊर्जा गतिज में बदलती है, एक बार स्थितिज में, एक दूसरे में बदलती रहती है, लेकिन कुल ऊर्जा क्या रहती है? नियत रहती है। ठीक है, प्रत्यानयन बल सदैव एक स्थिर बिंदु की ओर लगता है, सही है, क्योंकि प्रत्यानयन बल सदैव हमेशा एक स्थिति माध्य स्थिति पे जो बिंदु होता है पॉइंट उसकी तरफ लगता है। ये भी बात सही है कि प्रत्यानयन बल सदैव एक स्थिर बिंदु की तरफ लगता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सी बोल रहा है प्रत्यानयन बल का मान चरम स्थितियों पर अधिकतम होता है, तो साफ बात है चरम स्थिति यानी कि जितना ज्यादा दूर जाएगा अंतिम स्थिति पे, ठीक है, आयाम की स्थिति पर उसका मान अधिकतम होता है, तो सही है, मान अधिकतम होगा। ठीक है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है वो भी अधिकतम होता है, तो बल भी अधिकतम होगा। और ये साफ बात है, स्प्रिंग को जितना ज्यादा खींचोगे उतना ज्यादा उसमें लगने वाला प्रत्यानयन बल उसका उतना ही ज्यादा होगा। तो सी भी सही है। डी क्या कह रहा है? कण के त्वरण का मान साम्य स्थिति पर अधिकतम होता है, ये गलत है। कण का जो त्वरण है उसका मान साम्य स्थिति पर अधिक नहीं होकर सीमांत स्थिति, यानी कि सीमांत स्थिति सिरों पर अधिक होता है। कहां पर होता है अधिक? सिरों पर। ये क्या होगा? तो आपका असत्य कथन कौन सा होगा? हो जाएगा ये। कण के त्वरण का मान साम्य स्थिति पर तो 0 होता है, समझ गए? अधिकतम नहीं होता, अधिकतम होता है सीमांत स्थिति पर, सिरों पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6, देखो इसको शायद मुझे नहीं लगता मुझे आपको सॉल्व करवाने की जरूरत है। ये क्वेश्चन आप कर लेना। 6 का आ रहा है बी आंसर। 6 का आ रहा है बी आंसर। आपको निकालना है अधिकतम त्वरण, तो आपको क्या करना है? उस समीकरण से करनी है तुलना। कौन सी समीकरण? y इज इक्वल टू ए, साइन में दिया तो साइन में ओमेगा टी प्लस आई, बाकी चीजें तो आप जानते हो, तुलना करके निकाल लो। 6 का रहेगा बी ऑप्शन। ठीक है, 7th। 7th देखो, ये कह रहा है कि रेखीय सरल आवत गति करते हुए एक कण का आयाम कितना है? 2 सेंटीमीटर है।
माध्य स्थिति से 1 सेंटीमीटर दूरी पर कण का वेग उसके त्वरण के बराबर है। कण का आवर्तकाल सेकंड में होगा। ये कह रहा है कि माध्य स्थिति से 1 सेंटीमीटर दूरी पर कण का वेग उसके त्वरण के बराबर है। तो पहले बात तो लिखो, वेग का समीकरण क्या होता है? वेग का समीकरण होता है, क्या होता है? ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और जो एक्सेलरेशन होता है उसका समीकरण क्या होता है? उसका समीकरण होता है, एक मिनट, जस्ट वेट वेट वेट, हाँ, एक्सेलरेशन का समीकरण होता है, जो त्वरण होता है वो होता है एक्स ओमेगा स्क्वायर। समझ गए? एक्स यानी कि विस्थापन होता है, जब मैक्सिमम होता है तो एक्स बराबर कितना हो जाता है? ए के बराबर, आयाम के बराबर। तो ये बोल रहा है कि भाई माध्य स्थिति से 1 सेंटीमीटर दूरी पर कण का वेग उसके त्वरण के बराबर है। यानी कि जब एक्स बराबर 1 हो, एक्स बराबर 1 पे, एक्स बराबर 1 पे, एक्स बराबर 1 पे ये क्या आएगा? ओमेगा ए स्क्वायर माइनस 1, ये कितना हो जाएगा? ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब ये क्या है? एक्स बराबर 1 पे दोनों बराबर हो रहे हैं, यानी कि ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1 बराबर ओमेगा स्क्वायर। समझ गए? और आपको ये दिया हुआ कितना? 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब सेंटीमीटर में लिखोगे, क्योंकि एक पहले से सेंटीमीटर में आपने लिया है, इसको भी सेंटीमीटर में लिख सकते हो, ठीक है? मतलब ये होता है कि या तो आप सारे सेंटीमीटर में लो या फिर सारे मीटर में लो, ठीक है? बात वो रहती है। तो आप इसको ए स्क्वायर की जगह, ए की जगह क्या लिख सकते हो? 2, 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर माइनस 1 3 ओमेगा स्क्वायर। देखो, एक ओमेगा से एक ओमेगा तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। एक्चुअली में ओमेगा बराबर कितना आएगा? ओमेगा बराबर आएगा रूट ऑफ 3, 4 माइनस 1 रूट ऑफ 3। और ओमेगा कितना होता है? 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू रूट ऑफ 3। टी कितना हो जाएगा? 2 पाई अपॉन रूट ऑफ 3। तो सेवंथ का क्या आएगा? सी। सेवंथ का क्या आएगा? सी। समझ गए? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अब अपन करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं आगे। 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, ये जरा, हाँ, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 8। इसको ध्यान से पढ़ो। आप बीच बीच में जब भी सवाल आए तब उसको रोक के पहले सॉल्व कर लिया करो, फिर आप आंसर देख लिया करो, ठीक है? ताकि आपकी इससे प्रैक्टिस होगी, देखने से सिर्फ कुछ नहीं होने वाला। तो 8 क्या कर रहा है? सरल आवत गति कर रहे किसी कण का आयाम कितना है? 4 सेंटीमीटर है। संतुलन की स्थिति में कितने विस्थापन पर उसकी ऊर्जा आधी गतिज तथा आधी स्थितिज होगी? ये बोल रहा है कि संतुलन की स्थिति में कितने विस्थापन पर उसकी ऊर्जा आधी गतिज तथा आधी क्या होगी? स्थितिज होगी। समझ गए? ये भी जो टोटल ऊर्जा है वो, अब देखो, तो आपको पता है टोटल ऊर्जा क्या होती है? टोटल ऊर्जा होती है ई इक्वल टू क्या होता है? 1/2 के ए स्क्वायर, 1/2 के ए स्क्वायर। अब ये पूछ रहा है कि भाई संतुलन की स्थिति में कितने विस्थापन पर उसकी ऊर्जा आधी गतिज और आधी स्थिति। तो मैं मान लेता हूं कि भाई ये किसी एक स्थिति पर ये क्या है? माना एक्स पर यह आधी आधी स्थिति से, आधी स्थिति से, ठीक है? माना एक्स पर यह आधी स्थिति से, तो देख लो क्या होगा। यानी कि इसका आधा, यानी कि E/2, ठीक है? और स्थिति कितना होता है? 1/2 के एक्स स्क्वायर, ठीक है? ये हो जाएगा। अब देखो, यहां से आप देखोगे ध्यान से, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 क्या आ जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे आपको क्या करना है?
एक्स का मान निकालना, तो एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है ई अपॉन के, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है ई अपॉन के, ठीक है। तो देखो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर बराबर आ रहा है ई अपॉन के। तो अब देखो सिंपल सी बात है, वहां से अपन पहले वाले समीकरण से ई अपॉन के निकाल सकते हैं, पहले वाले समीकरण से ई अपॉन के निकाल सकते हैं कैसे, यहां से देखो आप, यहां से देखोगे तो ई अपॉन के कितना आ रहा है, ई अपॉन के बराबर कितना आ रहा है, ए स्क्वायर बाय टू, ए स्क्वायर बाय टू आ रहा है, तो यानी क्या हो गया, एक्स एक्स स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर बाय टू, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना होगा, ए बाय रूट ऑफ टू, लेकिन चूंकि रियल में अपने को ए कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 4 यानी कि 2 इंटू टू बाय रूट ऑफ टू, ये कटेगा तो रूट ऑफ टू आ जाएगा, कितना होगा, एक्स बराबर 2 रूट ऑफ टू, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8वें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, स्थितिज ऊर्जा को आधा मान के किया, आप चाहो तो इसको गतिज ऊर्जा को आधा मान के भी किया जा सकता है, समझ गए। आप इसको समीकरण को ऐसे भी बना कर सकते हो, ए ई बटा टू बराबर माना कि भाई 1/2, ठीक है, के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो भी बात वो की वो रहने वाली, जब आप सॉल्व करोगे ना चीजें, तो भी काम वो का वो रहने वाला है, ठीक है। इस केस में कैसे होगा, देखो इस केस में कैसे होगा, सेम की सेम स्थिति रहेगी, कैसे, अब आप इसको लिखोगे ना तो ई बाय टू इक्वल टू, यहाँ लिखोगे 1/2 के ए स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1/2 के ए स्क्वायर कितना ई है, देखो यहाँ से, फिर क्या हो जाएगा, ई बाय टू इक्वल टू ई माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर, जब आप इसको के एक्स स्क्वायर इस साइड लेके जाओगे और ई माइनस ई बाय टू होगा, तो आखिर में समीकरण कौन सी आ जाएगी, ये आ जाएगी, समझ गए। तो चूंकि स्थितिज ऊर्जा को पहले मानने से अपना, उसको आधा मान के करने से अपना सवाल इजी हो रहा था, तो इसीलिए मैंने इससे किया, अब अगर उससे करते तो भी बात वही रहती, लास्ट में समीकरण यही आता, ठीक है। तो 8वें का क्या हो गया, डी ऑप्शन। 9th सवाल, बहुत ही मस्त सवाल है, ध्यान से देखो इसको क्या कह रही है, सरल आवत गति कर रहे किसी कण की गतिज ऊर्जा समीकरण के इक्वल टू के नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी द्वारा दी जाती है, स्थितिज ऊर्जा का अधिकतम मान है। तो इसने सवाल बहुत इजी है, सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए कुछ का कुछ जोड़ दिया, घुमाने के लिए। ये बोल रहे हैं भाई समीकरण दिया हुआ है के इक्वल टू के नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी द्वारा दी जाती है, तो पहले तो ये ज्ञात कर लो कि भाई गतिज ऊर्जा का अधिकतम मान क्या हो सकता है। तो गतिज ऊर्जा का अधिकतम मान यानी कि भाई कॉस ओमेगा टी का मान अधिकतम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, और 1 का स्क्वायर 1, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो सकती है, अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी हो सकती है, के नॉट, भाई अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी हो सकती है, के नॉट। ये पूछ रहा है कि अधिकतम स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो जब सारी गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी, तो ये पूरी की पूरी ये गतिज किस में बदल जाएगी, स्थितिज में, यानी कि पोटेंशियल में। तो पी मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, के नॉट, भाई जो यही तो होता है सरल गति में, कि भाई जितनी मैक्सिमम गतिज हो सकती है उतनी की उतनी मैक्सिमम क्या होगी, स्थितिज भी होगी। जब स्थितिज 0 है तो गतिज मैक्सिमम, और जब गतिज 0 है तो स्थितिज मैक्सिमम, क्या हो जाएगा, 9th का ए ऑप्शन, 9th का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। 10 नंबर, सरल आवत गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा ई है, तब आयाम से आधे विस्थापन पर इसकी गतिज ऊर्जा होगी। ये बोल रहा है कि सरल आवत गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा क्या है, ई है, यानी कि ये बोल रहा है कि भाई ई इज इक्वल टू 1/2 के ए स्क्वायर है, ठीक है। ये बोल रहा है आयाम से आधे विस्थापन पर इसकी गतिज ऊर्जा होगी, आयाम से आधे विस्थापन, तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है 1/2 के, चूंकि आयाम से आधा यानी कि एक्स किसके क्या हो जाएगा, ए बाय टू का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, 1/2 के ए स्क्वायर बाय 4, लेकिन चूंकि चूंकि अपने पास क्या है, देखो सॉरी, एक बार आपने मिस्टेक कर दी, ये इसका गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला थोड़ा सा अपन गलती कर दी यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, जस्ट वेट, ये सब सही है, इसको, ये फॉर्मूला अपन ने
उसका लगा दिया स्थितिज का। हाँ, 1/2 कितना हो जाएगा ये के 1/2 के और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है किसके लिए? गतिज के लिए। ठीक है, स्थितिज का होता है, पोटेंशियल एनर्जी का होता है 1/2 के एक्स स्क्वायर। सॉरी फॉर दैट। अब देखो क्या करोगे, सिंपल सी बात है, 1/2 के ए स्क्वायर, ये बोला कि आयाम का आधा, यानी कि a/2 का स्क्वायर, यानी कि a² 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? a²4। 1/2 के a² माइनस a²/4 कितना आ जाएगा? 3a²/4। 3a²/4। अब यदि इसको आप ध्यान से देखोगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3/4 इंटू 1/2 के स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत है? 1/2 के स्क्वायर कितना है? ई है, यानी कि कितना हो गया? 3e/4। कितना हो जाएगा? 10th का सी, 3e/4। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर 11। ये कह रहा है सरल आवत गति करने वाले एक कण की उसके आयाम से आधी दूरी पर स्थितिज ऊर्जा 2.5 जूल है। इस कण की कुल ऊर्जा होगी। पूछ रहा है कि सरल आवत गति करने वाले कण की उसके आयाम से आधी दूरी पर स्थितिज ऊर्जा 2.5 जूल है, यानी कि 2.5 जूल आ कब रहा है? 1/2, इसका फॉर्मूला क्या होता है स्थितिज का? 1/2 के एक्स स्क्वायर, यानी कि a/2 का स्क्वायर। इस स्थिति पर क्या आ रहा है? स्थितिज ऊर्जा 2.5 जूल है। ठीक है, ये पूछ रहा है इस कण की कुल ऊर्जा होगी। कुल ऊर्जा निकाली। कुल ऊर्जा क्या होती है? 1/2 के ए स्क्वायर। समझ गए? तो अगर मैं 1/2 के ए स्क्वायर का मान निकाल लूं तो उसके बराबर आ जाएगा। चलिए 2.5 1/2 के ए स्क्वायर बाय 4। अगर मैं इस 4 को इस साइड गुणा में लेके जाऊं तो 10 हो जाएगा। 10 बराबर 1/2 के ए स्क्वायर। 1/2 के स्क्वायर क्या होता है? ई तो होता है। ई बराबर कितना जाएगा? 10 जूल। समझ गए? 11वें का कितना आया? बी ना? हाँ, 11वें का बी। सवाल नंबर 12। कार्य क्या पूछ रहा है? सरलावत गति करते हुए कण की माध्य स्थिति से x दूरी पर स्थितिज ऊर्जा होगी। तो देखो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी वो होती है 1/2 के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे के बराबर क्या होता है? के बराबर होता है m ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सरलावत गति ध्यान से पढ़ा है ना? के बराबर क्या होता है? m ओमेगा स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो 12वें का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये किसका है? बी वाला, ये कुल ऊर्जा का है। और ये किसका है? सी वाला, ये गतिज ऊर्जा का है। समझ गए? ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी है, और ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दिया हुआ है। समझ गए? सिर्फ के की जगह इसने एम ओमेगा स्क्वायर लिखा है, जो कि होता है। सवाल नंबर 13। एक कण एफ आवृत्ति से सरल आवृत्ति गति कर रहा है, इसकी गतिज ऊर्जा किस आवृत्ति से स्थितिज ऊर्जा में बदलती है? तो ये बात ध्यान रखना, ये फैक्ट है हमेशा कि जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की आवृत्ति, जो जो सरल आवृत्ति गति करने वाला कण है उसकी आवृत्ति की दुगुनी होती है हमेशा। यदि कण की आवृत्ति, यदि कण की आवृत्ति, ये मैंने जब लेक्चर में पढ़ाया तब भी लिखवाया हुआ है, यदि कण की आवृत्ति एफ है तो ऊर्जा की आवृत्ति भले कोई सी भी ऊर्जा हो, ठीक है, गति जो स्थिति जो, ऊर्जा की आवृत्ति 2f होती है। ऊर्जा की आवृत्ति 2f होती है, ये ध्यान रखना, ये फैक्ट है। ठीक है, तो 13वें का क्या हो जाएगा? 13वें का सी 2f। और इस टाइप के सवाल पूछे भी जा सकते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना, जब भी अगर कोई कण एफ आवृत्ति से सरल गति कर रहा है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा उसकी दुगुनी आवृत्ति से बदलती रहती है। ठीक है, तो 13वें का सी, ये चीज मैंने लेक्चर में समझा भी रखी है।
जिसने लेक्चर नहीं देखे हुए वो चैनल के जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है। तो 13वें का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सवाल नंबर 14। 14वां कह रहा है भाई सरल आवृत्त गति करते हुए कण की कुल ऊर्जा कितनी है, 80 जूल है। माध्य स्थिति से आयाम की 3/4 दूरी पर इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। ये कह रहा है कुल ऊर्जा कितनी है, 80 जूल, यानी कि कुल ऊर्जा क्या होती है, 1/2 के ए स्क्वायर कितना है, 80 जूल। ये कितना दिया हुआ है, 80। तो अब पूछ रहा है माध्य स्थिति से आयाम की 3/4 दूरी पर इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, क्या होता है 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, 3/4, आयाम का 3/4 यानी कि 3a/4 मान रख दो। 1/2 के 3a/4 का स्क्वायर कितना जाएगा, ध्यान से देखोगे तो ये रियल में आएगा 1/2 के ए स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब देखो 1/2 के स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। 80 इंटू 9/16, 16 से 5 बार कैंसिल, 9 इंटू 5 45। तो 14 का क्या जाएगा, डी आ जाएगा, 14 का डी ऑप्शन। सवाल नंबर 15। ये कह रहा है सरल आवृत्त गति करते हुए कोई कण है कि माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा कितनी है, 16 जूल है। यदि कण का द्रव्यमान 0.32 kg है तब कण की अधिकतम चाल होगी। तो देखो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, इसने सवाल बिल्कुल ही इजी पूछ लिया है। आप नॉर्मल सोचो तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, गतिज ऊर्जा 1/2 होता है, mv² होता है, ये होता है। तो इसने वही पूछा है, हमको वेग पूछा है, इसने गतिज ऊर्जा दे रखी है 16, 1/2 m कितना दिया हुआ है 0.32 इंटू v²। ये गुणा करोगे 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32, और 32 में 0.32 का भाग दोगे तो कितना आएगा, v² बराबर 100। यहाँ से v बराबर आ जाएगा 10, यानी कि 15 का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, 15 का c, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। 16 भी देखो मस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, किसी कण की गति का समीकरण ऐसे दिया हुआ है जहाँ k क्या है, बल नहीं था, तो गति का आवर्तकाल ज्ञात करो। तो आपको पता है सरल आवर्त गति की स्टैंडर्ड समीकरण क्या होती है, सरल आवर्त गति की स्टैंडर्ड समीकरण होती है, अगर y की फॉर्म में है तो ऐसे लिखोगे, अगर x की फॉर्म में है तो y की जगह x लिखोगे, ठीक है। dy² dt² प्लस ω² y बराबर 0। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इस ω² की तुलना करते हैं, समझ गए, इस समीकरण की तुलना करते हैं। समीकरण की तुलना करोगे ω² बराबर क्या आता है, k आता है। ω² बराबर क्या आता है, k आता है। ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, √k। अब आपको निकालना आवर्तकाल, तो आवर्तकाल आपको पता है t = 2π/ओमेगा, t = 2π, की जगह √k, समझ गए। तो 16 का क्या आ जाएगा, 16 का आ जाएगा c, 16 का आ जाएगा c 2π/√k, 2π/√k, ठीक है। ये हो जाएगा 16 का c। आपको कुछ नहीं करना, ये स्टैंडर्ड समीकरण होती है, मैंने बताई ना। ये हमेशा सरल गति में इस टाइप का कुछ भी सवाल आए तो आपको इससे तुलना करनी है, d² dt² ω² y। बहुत बार इस y की जगह x भी आ सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, d²x dt² प्लस ω² x = 0, बस। तो आखिर में तुलना किससे होगी, ω² बराबर जो भी आएगा वो करके ओमेगा निकाल सकते हो, और टाइम पीरियड t = 2π/ओमेगा, ठीक है। तो 16 का क्या होगा, c होगा। सवाल नंबर 17। ये कह रहा है एक कण सरल आवृत्त गति कर रहा है, मध्यमान स्थिति में इसकी गतिज ऊर्जा कितनी है, 16 जूल है। ये बोल रहा है मध्यमान स्थिति में इसकी गतिज ऊर्जा 16 जूल है। यदि कण का द्रव्यमान 5.12 kg है तथा कण के कंपन का आयाम 25 सेंटीमीटर है तो कंपन का आवर्तकाल होगा, कंपन का आवर्तकाल होगा, वो आपको निकालना है। तो अब देखो क्या होती है गतिज ऊर्जा, मध्यमान स्थिति में इसकी गतिज ऊर्जा कितनी है, 16 जूल है। कितनी है, 16 जूल। तो यानी कि 16 जूल मतलब मध्य स्थिति पे यानी कि मैक्सिमम होती है,
मध्य स्थिति में सारी सारी ऊर्जा किसमें होती है? गतिज फॉर्म में होती है। तो यानी कि 1/2 के ए स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है? 16 जूल दिया हुआ है। समझ गए? क्योंकि यहाँ पर स्थितिज क्या है? 0। तो सारी जो टोटल एनर्जी वो किसके बराबर होगी? गतिज के बराबर। अब ये पूछ रहा है कि भाई कंपन का आवर्तकाल होगा। तो देखो उसके लिए अपने को क्या करना होगा? के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर लिख लो, क्योंकि इसने द्रव्यमान भी दिया है, आपको सीधा सीधा मालूम पड़ रहा है ये क्या चाहता है, सवाल को कैसे अपने से सॉल्व करवाना चाहता है। ठीक है, तो अब देखो 1/2 एम और ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ का स्क्वायर, जहाँ पे अपने को एफ निकालना है, सॉरी कंपन का आवर्तकाल, आवर्तकाल पूछा ना, तो अपने को टी निकालना है बेटा। तो इसके लिए क्या करोगे? 2 पाई टी का स्क्वायर और इंटू ए स्क्वायर बराबर 16। समझ गए? अब कैसे सॉल्व होगा? देखो 1/2 एम की जगह मान कितना है? 5.12। जब इसको सॉल्व करोगे तो 4 पाई स्क्वायर और टी स्क्वायर और ए स्क्वायर, यानी ये कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना पड़ेगा? इसको मीटर में बदलना पड़ेगा। ये 25 सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलो, तो कितना होगा? 25/100। 25/100 होगा। ठीक है, मीटर में बदलोगे तो 25/100 यानी कि 1/4। 1/4 मतलब 1/4 का स्क्वायर यानी कि 1/16। समझ गए? बराबर आ जाएगा 16। बराबर आ जाएगा 16। ठीक है, अब आप क्या करोगे? टी स्क्वायर को इस साइड ले जाओ। टी स्क्वायर बराबर रियल में क्या आ रहा है? यहाँ से देखोगे तो रियल में टी स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है? देखो टी स्क्वायर बराबर 1/2 इंटू 5.12 इंटू 4 पाई स्क्वायर 16 इंटू 16। क्या होगा? ये होगा 16 इंटू 16। ठीक है, क्या करो? रूट ले लो, रूट ले लो इसका। ठीक है, जब रूट लेके वगैरह इसको सारों को सॉल्व करोगे तो लास्ट में ये कितना आएगा? 5/5 के बराबर। किसके बराबर आएगा? 5/5 के बराबर। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। लॉजिक ध्यान होना चाहिए, बाकी तो फिर कैलकुलेशन आपकी कितनी अच्छी है उस पर डिपेंड करता है चीजें। लॉजिक आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18। सरल आवृत्त गति करते हुए कण का विस्थापन कितना है? ऐसे दिया हुआ है, गति की आवृत्ति होगी, ये आवृत्ति पूछ रहा है। ठीक है, ये भी सवाल मैं नहीं करवाऊंगा, ये बहुत ही ईजी है, आप इसको सॉल्व कर लेना और इजीली इसको किया जा सकता है। 18 का क्या आएगा? 18 का ए आएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही। और इसकी जो पीडीएफ है, इसकी जो पीडीएफ है वो ये ऐसी की ऐसी आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ लिंक। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स यू सो मच। अगले लेक्चर में मिलेंगे फिर से कुछ सवालों के साथ। थैंक्स।